Hello beta, welcome to physics class and today we will focus on dielectric substances। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस को। तो आज बेटा हमारा फोकस रहेगा डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस के ऊपर। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डाइलेक्ट्रिक। Now, what is the meaning of dielectric? What is the meaning of dielectric materials or dielectric substances? They are insulators. They are insulators. It means dielectric materials are insulators in physics. तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स को हम फिजिक्स के अंदर इंसुलेटर के नेम से बुलाते हैं बेटा। तो पेपर है, प्लास्टिक है, रबड़ है, ग्लास है, माइका है, दीज ऑल आर इंसुलेटर्स। तो जब भी हम डाइलेक्ट्रिक वर्ड को सुनेंगे, डाइलेक्ट्रिक वर्ड को पढ़ेंगे तो हमारे माइंड में एक कॉन्सेप्ट आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी मैटर, इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू एनी सब्सटेंस। तो कभी भी अगर आपके माइंड में डाइलेक्ट्रिक वर्ड आएगा तो हमारे पास एक एविडेंस आएगा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी मैटर में से अगर पास कराएंगे तो अगर हमें वहां मैटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी तो इट मींस दैट सब्सटेंस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। दैट सब्सटेंस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो बेटा ये आपको मालूम है कंडक्टर्स के अंदर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। तो अगर हमें किसी मैटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, अगर हम किसी मैटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड आउट कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? वहां पर वो मटेरियल कैसा है? आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। वहां पर वो मटेरियल कैसा है? आपका डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। सो एग्जांपल क्या है हमारे पास? एग्जांपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स आर एग्जांपल प्लास्टिक, रबड़, पेपर, ग्लास, माइका एक्सेट्रा। तो बेटा ये आपको मालूम है कंडक्टर्स के अंदर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, बट इंसुलेटर्स के अंदर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। तो यहां पर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस में, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स में आपको इलेक्ट्रॉन्स कैसे मिलेंगे? फिक्स्ड एंड बाउंड टू रेस्पेक्टिव एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो ये आपको क्लियरली मालूम होना चाहिए कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे, आपको सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स परमानेंटली बाउंड मिलेंगे। और वो बाउंड कहां होंगे? टू देयर रेस्पेक्टिव एटम्स, टू देयर रेस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो कंडक्टर्स के अंदर तो आपको इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए मिल जाते हैं, लेकिन इंसुलेटर्स के अंदर आपको इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए नहीं मिलेंगे। इट मींस इन इंसुलेटर्स वी हैव बाउंड चार्जेस, वी हैव नो कंडक्शन चार्जेस, वी हैव नो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। नाउ तो बेटा अगर हम डाइलेक्ट्रिक को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो अगर हम डाइलेक्ट्रिक को नॉर्मल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर कंडक्शन नहीं मिलेगी। हमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर कंडक्शन नहीं मिलेगी। हमें डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। हमें कंडक्शन नहीं मिलेगी, कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे। बट हमें अगर हमें डाइलेक्ट्रिक के अंदर कंडक्शन को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अमाउंट है वो इंक्रीज करना पड़ेगा। तो अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेंगे तो हम डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी कंडक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें डाइलेक्ट्रिक की इंसुलेशन प्रॉपर्टी को ब्रेक करना पड़ेगा। तो अगर प्लास्टिक के अंदर
अगर हम प्लास्टिक के अंदर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कितना रखते हैं 10 पावर 7 वोल्ट पर मीटर, और अगर हम एयर में इलेक्ट्रिक फील्ड को रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रखते हैं 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर, तो प्लास्टिक में और एयर में हमें कुछ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो प्लास्टिक में और एयर में हमें स्मॉल नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इसका मीनिंग क्या है कि प्लास्टिक की जो इंसुलेशन प्रॉपर्टी है उसको हम ब्रेक कर सकते हैं व्हेन एवर प्लास्टिक इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल फील्ड ऑफ वैल्यू 10 पावर 7 वोल्ट पर मीटर, 10 पावर 7 वोल्ट पर मीटर। इसी टाइप से हम एयर के अंदर कंडक्शन प्रोड्यूस कर सकते हैं व्हेन एवर वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर इन ड्राई एयर। तो अगर हमें ड्राई एयर में कंडक्शन प्रोड्यूस करनी है, अगर हमें ड्राई एयर में कंडक्टिविटी बनानी है, तो उसके लिए हम एयर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रखेंगे 10 पावर 6 वोल्ट पर मीटर। तो बेटा ये आपकी अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है अलग अलग मीडियम में। इसका मीनिंग नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल डिसाइड करेगा कि किस एक्सटर्नल फील्ड पे वो अपनी इंसुलेशन प्रॉपर्टी को लूज करेगा। तो नेचर ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम डिसाइड करेगा कि किस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पे वो अपनी इंसुलेशन प्रॉपर्टी को लूज करेगा। तो बेटा यहां पर दो वर्ड आते हैं, दैट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो बेटा डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन? when any dielectric substance placed in external electric field and it will have small number of conduction electrons, then there is decrease in insulating property of dielectric substance, and that process is known as dielectric breakdown. अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मीनिंग क्या है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जहां तक डाइलेक्ट्रिक अपनी इंसुलेशन प्रॉपर्टी को कैरी करेगा, नाउ that amount of external electric field up to which any dielectric material can carry its insulating property, now that electric field is known as dielectric strength of dielectric। इसका मीनिंग जिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू तक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इंसुलेटर बना रहेगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इंसुलेटर। और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मीनिंग क्या है? कि वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके आने से इंसुलेटर के अंदर हमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, सो that electric field is responsible for the breakdown of insulating property of dielectric material। तो मैं रिपीट कर रहा हूं दोबारा से डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन को, कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जिसके आने से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्शन के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस ऑफ इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो ये है आपका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो बेटा अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अक्रॉस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंक्रीज करते जाएंगे, तो एक ऐसी स्टेज आएगी
कि वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कुछ एटम्स में से, कुछ मॉलिक्यूल्स में से इलेक्ट्रॉन्स को पुल करना स्टार्ट कर देगी। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स परमानेंटली अपने एटम्स को लीव करके कंडक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे। तो वो जो स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर अपने एटम को लीव करके, अपने एटम से बाहर आके कंडक्शन के लिए रेडी हो जाएंगे। सो ड्यू टू दिस प्रोसेस वी कैन से दैट देयर इज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन इन इंसुलेटर्स और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो जब आपको कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल मिलेंगे किसके अंदर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स के अंदर, देन दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स। तो आप डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन के आप डेफिनेशन लिख सकते हो, when some electrons are available for conduction in dielectric at strong external electric field, then that process is known as dielectric breakdown. That process is known as dielectric breakdown. So that process is known as dielectric breakdown. So that process is known as dielectric breakdown. तो बेटा ये आपको बिल्कुल माइंड में रखना है कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मीनिंग क्या है, कि एक ऐसी स्टेज आएगी, एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी जिस पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपको कंडक्शन के लिए रेडी मिलेंगे। किसके अंदर, इंसुलेटर्स के अंदर। इट मीन्स इंसुलेटर के अंदर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का ब्रेकडाउन हो चुका है, इंसुलेटर के अंदर इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी का ब्रेकडाउन हो चुका है। सो दैट प्रोसेस इज नॉन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मीनिंग वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके आने से डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के अंदर कंडक्शन की वैल्यू कैसी मिलेगी, जीरो मिलेगी। सो अप टू definite electric field intensity, any dielectric material cannot have conduction electrons, then that electric field intensity is known as dielectric strength of that insulator. So that electric field intensity is known as dielectric strength of insulators. तो बेटा अब डाइलेक्ट्रिक को आप डिफाइन कैसे करोगे, डाइलेक्ट्रिक को आप डिफाइन कैसे करोगे? डाइलेक्ट्रिक आर दोज सब्सटेंसेस in which there is no conduction electrons, in presence of electric field within dielectric strength are known as dielectric materials. तो बेटा मैंने क्या डेफिनेशन दी है आपको, dielectric substances are defined as those substances in which there is no conduction electrons in presence of external field within dielectric strength are known as dielectric substances. तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस को डिफाइन कैसे करोगे? डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस इन विच
there is no conduction electrons in presence of external field within dielectric strength are known as dielectric substances. इसका मीनिंग देयर इज नो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड इन ब्रैकेट विद इन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आर नॉन एज डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस। तो आप स्टार्टिंग से अगर आप डिफाइन करोगे तो सिंपल डेफिनेशन बनेगी, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस आर दो सब्सटेंसेस इन विच देयर इज नो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड विद इन डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो बेटा अब हमने तीन वर्ड्स को डिफाइन किया, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जिस पे डाइलेक्ट्रिक के अंदर कंडक्शन आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। नाउ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। तो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक field intensity up to which there is no conduction in dielectric material, then that value of electric field intensity is known as dielectric strength of dielectric material. Now number 2, dielectric strength हम define कर दिया। number 3, dielectric breakdown। तो बेटा dielectric breakdown भी आपने define कर दिया, when some electrons are available for conduction in dielectric at strong external electric field, then that process is known as dielectric breakdown। तो बेटा अब हम डिस्कस करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बेटा चेक करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर कैसा होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर कैसा होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अभी चेक कर लेते हैं कि डाइलेक्ट्रिक का बिहेवियर कैसा होगा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो बेटा डाइलेक्ट्रिक आपके मेनली कितने टाइप के होते हैं? डाइलेक्ट्रिक आर ऑफ 2 टाइप्स। तो सबसे पहले हम लिखेंगे टाइप्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो 2 टाइप के बेटा डाइलेक्ट्रिक होते हैं। नंबर 1 पोलर डाइलेक्ट्रिक और नंबर 2 दैट इज नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक। तो सबसे पहले हम किसका बिहेवियर चेक करेंगे? पोलर डाइलेक्ट्रिक का। तो हमें यह चेक करना है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक्सटर्नल फील्ड क्या क्या चेंजेस लेके आती है। पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर एक्सटर्नल फील्ड क्या क्या चेंज लेके आती है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पोलर डाइलेक्ट्रिक? बेटा पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स का नेचर पोलर होता है, जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स का नेचर पोलर होता है, वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जिसके अंदर मॉलिक्यूल्स आपके पोलर नेचर कैरी करते हैं, जिनके अंदर मॉलिक्यूल्स आपके पोलर नेचर कैरी करते हैं। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक का मीनिंग जिसके अंदर पोलर मॉलिक्यूल आपको मिलेंगे, जिसके अंदर आपको पोलर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। और नॉन पोलर के अंदर आपको कैसे मॉलिक्यूल मिलेंगे? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। अब पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं? जिनके अंदर पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास में और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास में सेपरेशन मिलेगा, जिनके बीच में आपको सेपरेशन मिलेगा। पोलर मॉलिक्यूल्स आर those molecules in which there is separation between center of mass of positive charge and center of mass of negative charge। तो पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा कि जो आपके पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास होगा और जो नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास होगा, उन दोनों के बीच में आपको सेपरेशन मिलेगी। तो पोलर मॉलिक्यूल के एग्जांपल क्या होंगे? H+Cl नेगेटिव, H+Cl नेगेटिव, Na+Cl नेगेटिव। नाउ H2O कैसे लिखोगे? H2O, H+OH नेगेटिव।
तो पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर आपको किस किस के बीच में सेपरेशन मिलेगा? सेंटर ऑफ मास ऑफ पॉजिटिव चार्जेस एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ नेगेटिव चार्जेस। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या मिलेगा आपको? O2 H2 N2। तो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास के बीच में आपको सेपरेशन नहीं मिलेगा, यहां आपको सेपरेशन नहीं मिलेगा। इसका मीनिंग पोलर मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगी और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं होगी। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि पोलर मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होगी और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नहीं होगी। तो यहां क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0 और यहां पर क्या लिखोगे? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0। तो बेटा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। फार्मूला है Q इंटू 2A। Q इंटू 2A। 2A का मीनिंग क्या है? सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव सेंटर ऑफ मास एंड नेगेटिव सेंटर ऑफ मास। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास है और जो सेंटर ऑफ मास नेगेटिव चार्जेस का है उनके बीच में अगर सेपरेशन होगा तो वहां पर मॉलिक्यूल कौन सा बनेगा? पोलर। और जहां सेपरेशन नहीं होगा वहां मॉलिक्यूल कैसा बनेगा? नॉन पोलर। तो बेटा आप चेक करते हैं कि अगर हमारे पास पोलर डाइलेक्ट्रिक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक है तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में जितने भी आपके इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैरी करेंगे। इसका मीनिंग पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल के अंदर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स के पास इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसी होगी? नॉन जीरो होगी। इसका मीनिंग अगर हम एरो से डायरेक्शन शो करते हैं किसकी? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपको इस टाइप से मिलेगी किसके अंदर? पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर। तो ये आपका अगर P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है, इसी टाइप से ये P6 और ये P7 और ये P8 और ये P9। तो इस टाइप से हमें पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर रैंडम डायरेक्शन मिल रही है किसकी? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। तो अगर हम इन डायरेक्शंस को ऐड करें बाय वेक्टर रूल ऑफ एडिशन तो हमें नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसी मिलेगी बेटा? नियरली इक्वल टू 0। तो यहां पर नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसा आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। क्या रीजन है? ड्यू टू थर्मल एनर्जी प्रेजेंट इन पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड ड्यू टू टेम्परेचर एनर्जी प्रेजेंट इन पोलर डाइलेक्ट्रिक ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन पोलर डाइलेक्ट्रिक नेट डायपोल मोमेंट बिकम्स 0। तो बेटा पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा? ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ड्यू टू थर्मल एक्साइटेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ड्यू टू थर्मल वाइब्रेशन इन मॉलिक्यूल्स, देयर इज नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0 मिलेगा क्योंकि टेम्परेचर सैंपल कैरी कर रहा है और इस टेम्परेचर पे इन डायपोल मोमेंट्स का ओरिएंटेशन कैसा होगा? रैंडम वे से होगा। तो इन सब को ऐड करेंगे तो नेट आंसर 0 आएगा। अब अगर आप इस सैंपल को रखते हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, किसमें? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। अब ये सैंपल आपका एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ चुका है। तो अब जो हमें रिजल्ट मिलेगा तो हमें उस रिजल्ट में क्या मिलेगा? हमें उस रिजल्ट में बेटा क्या मिलेगा कि हमें उस रिजल्ट में कुछ
मॉलिक्यूल्स में रीअलाइनमेंट मिलेगा, कुछ मॉलिक्यूल्स में हमें रीअलाइनमेंट मिलेगा। इसका मीनिंग कुछ मॉलिक्यूल्स आपके सेम डायरेक्शन कैरी करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की, कुछ मॉलिक्यूल्स आपके सेम डायरेक्शन कैरी करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की। इसका मीनिंग अगर हम इस सैंपल को किस में रखते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो अगर इस सैंपल को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो फाइनल जो हमें एटम्स का स्ट्रक्चर मिलेगा, फाइनल जो हमें अलाइनमेंट मिलेगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का, उस फाइनल अलाइनमेंट में हमें कुछ मॉलिक्यूल्स का अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में मिलेगा। इसका मीनिंग फाइनल पिक्चर में हमें कुछ मॉलिक्यूल्स सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैरी कर रहे हैं। तो अगर कुछ मॉलिक्यूल्स यहां पर सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैरी करेंगे तो यहां पर जो नेट आएगा इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट वो आपका यहां पर जीरो आएगा, वो आपका यहां पर जीरो आएगा। तो हम क्या लिखेंगे, नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो इट मींस वी कैन से दैट अगर हमें किसी डाइलेक्ट्रिक सैंपल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखना है तो हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि डाइलेक्ट्रिक सैंपल के अंदर एटम्स मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है, एटम्स मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर कैसा है। स्ट्रक्चर का मीनिंग उस सैंपल के अंदर मॉलिक्यूल आपके पोलर हैं या नॉन पोलर हैं। तो अगर उस सैंपल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पोलर होंगे, तो अगर उस सैंपल के अंदर मॉलिक्यूल्स आपके पोलर होंगे तो जब हम उस सैंपल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये आपके डायपोल्स टॉर्क फील करना स्टार्ट कर देंगे, ये रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं रिपीट कर रहा हूं कि जब आप पोलर मॉलिक्यूल के डाइलेक्ट्रिक सैंपल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उस केस में जो आपके डायपोल्स होंगे, जो इलेक्ट्रिक डायपोल्स होंगे, वो रोटेट करना स्टार्ट कर देंगे, वो टॉर्क फील करना स्टार्ट कर देंगे। तो जब वो रोटेट होंगे तो कुछ डायपोल्स का अलाइनमेंट सेम डायरेक्शन में आ जाएगा, कुछ डायपोल्स के पास सेम डायरेक्शन वाली इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ जाएगी और यहां पर हमारे पास सैंपल में फाइनल डायपोल मोमेंट कैसा आएगा, नेट डायपोल मोमेंट कैसा आएगा, नॉट इक्वल टू जीरो। तो बेटा इस केस में क्या होगा, अगर आप इस केस में एक्सटर्नल फील्ड की वैल्यू और ज्यादा इंक्रीज करोगे तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स परमानेंटली आपके रिलीज हो जाएंगे। तो अगर इनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स आपके परमानेंटली रिलीज हो जाएंगे तो क्या होगा कि सैंपल के अंदर कंडक्शन प्रोड्यूस हो जाएगी और यहां पर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि पोलर मॉलिक्यूल्स डाइलेक्ट्रिक सैंपल के अंदर आपका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कब होगा, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करोगे और एक स्टेज ऐसी आएगी कि इन मॉलिक्यूल्स में से आपके परमानेंटली इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे और यहां पर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन में क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा इस टाइप से आपने यहां पर चेक किया कि पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल के अंदर एक्सटर्नल फील्ड का क्या रोल होगा। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल के अंदर एक्सटर्नल फील्ड कैसे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को दोबारा से रीअलाइनमेंट में लेके आएगी, इनका अलाइनमेंट ठीक करेगी। तो यहां पर कुछ इलेक्ट्रिक डायपोल्स आपके सेम डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैरी करेंगे। अब क्या होगा, अब अगर आप यहां से इस सैंपल में से अगर आप एक्सटर्नल फील्ड को रिमूव कर दोगे, तो रिमूव होने के बाद इस सैंपल के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ
नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपका प्रेजेंट रहेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस there is presence of net electric dipole moment in polar dielectric sample। इसका मीनिंग इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव होने के बाद, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव करने के बाद भी इस सैंपल के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैरी होगा। इसका मीनिंग ये सैंपल इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को रिटेन करके रखेगा। सो दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज फेरो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ पोलर मॉलिक्यूल डाइलेक्ट्रिक सैंपल। तो बेटा आप ये वर्ड नोट कर लो कि मैंने क्या वर्ड बोला है। मैंने बोला है आपको कि अगर हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं अक्रॉस पोलर डाइलेक्ट्रिक, तो रिमूव होने के बाद भी पोलर डाइलेक्ट्रिक नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को कैरी करेगा। सो दैट प्रॉपर्टी इज नॉन एज फेरो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी एंड सब्सटेंस इज नॉन एज फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। सो हम क्या लिखेंगे, ऑन रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड if polar sample of dielectric retain its polar property on removal of external electric field, if polar sample of dielectric retain its polar property, then it is known as ferroelectric substance। तो बेटा ये ध्यान रखना, फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो बेटा मैग्नेटिज्म में एक वर्ड आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो उसी टाइप से यहां पर जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव होने के बाद भी जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड रिमूव होने के बाद भी अपनी पोलर प्रॉपर्टी को कैरी करेगा, देन दैट सैंपल इज नॉन एज फेरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस एंड प्रॉपर्टी इज नॉन एज फेरोइलेक्ट्रिसिटी। तो प्रॉपर्टी का नेम होगा फेरोइलेक्ट्रिसिटी और सब्सटेंस का नेम होगा फेरोइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो बेटा ये अब आपको माइंड में फिक्स रखना है, कि पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल के अंदर जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को लगाओगे तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल के अंदर डाइपोल्स को टॉर्क प्रोवाइड करेगी। टॉर्क की वजह से मॉलिक्यूल आपके डाइपोल आपके रोटेट करना स्टार्ट करेंगे और वो सेम अलाइनमेंट में आना स्टार्ट कर देंगे। उनके अंदर सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आना स्टार्ट कर देगी। उसके बाद सैंपल के पास नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसी हो जाएगी, नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस टाइप से आप किसी भी पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल के अंदर नेट डाइपोल मोमेंट को इंड्यूस कर सकते हो, प्रोड्यूस कर सकते हो। सो दिस इज द मेथड टू प्रोड्यूस नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन पोलर सब्सटेंसेस। तो बेटा आपको ये मालूम होना चाहिए कि अगर आपके पास पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस हैं तो जब टॉर्क उनको मिलेगा, कहां से मिलेगा टॉर्क, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर जो डाइपोल्स होंगे, जब उनको टॉर्क मिलेगा तो वो रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, वो सेम डायरेक्शन
में आना स्टार्ट करेंगे, उनका अलाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अलाइनमेंट किसके रेस्पेक्ट में स्टार्ट होगा? विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में कैरी करना स्टार्ट कर देंगे। तो बेटा अगर हम यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल आपके अपनी सेम ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आते हैं। इसका मीनिंग अगर ये डाइपोल्स अपनी सेम ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएंगे तो इसका मीनिंग सैंपल के अंदर कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट रिटेन करेगा, कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट सैंपल के अंदर प्रेजेंट होगा। सो दैट प्रॉपर्टी इज नोन एज पोलर प्रॉपर्टी ऑफ दैट सैंपल एंड दिस प्रॉपर्टी विल मेक इट फेरो इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। तो बेटा अब हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम डिस्कस करने वाले हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होगा? पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास एक दूसरे से कोइंसाइड करेगा। इसका मीनिंग पॉजिटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास में और नेगेटिव चार्जेस के सेंटर ऑफ मास में आपको सेपरेशन नहीं मिलेगा। इसका मीनिंग नॉन पोलर तो बेटा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल को अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो अब ये हमारे पास एक नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल है। नाउ वी हैव नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल। Now we have non-polar dielectric sample. It is non-polar dielectric sample जिसके अंदर हमें नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसा मिलेगा? 0 मिलेगा। तो यहां पर इंडिविजुअल जो आपके मॉलिक्यूल्स हैं इनका भी डाइपोल मोमेंट कैसा है? सबका 0 है। इन सब का भी डाइपोल मोमेंट कैसा है? 0 है। अब बेटा आप एज्यूम कर सकते हो कि हमारे पास अगर एक मॉलिक्यूल है तो अगर उस मॉलिक्यूल में हमारे पास उस मॉलिक्यूल में एक पॉजिटिव आयन है और एक नेगेटिव आयन है, तो पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास अगर कोइंसाइड करेगा तो उस केस में इन दोनों सेंटर ऑफ मासेस के बीच में अगर हमें सेपरेशन 0 मिलेगा तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फार्मूला क्या होता है बेटा? Q इंटू 2a। तो क्या आंसर आएगा? Q इंटू 0 एंड इट इज इक्वल टू 0। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल में 0 मिलेगा। तो बेटा अब अगर हम इस नॉन पोलर सब्सटेंस को अब रखते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर हम इसको रखते हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखेंगे इसको हम, तो उस केस में क्या होगा चेक करते हैं। बेटा ये हमारी डायरेक्शन है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो यहां पर इस सरफेस पे नेगेटिव साइन डेवलप हो जाएगा, और इस वाले सरफेस पे पॉजिटिव साइन डेवलप हो जाएगा। तो आप चेक कर सकते हो कि अगर हम नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल को किस में रखते हैं? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम इसको रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक सैंपल का एक एंड नेगेटिव
साइन कैरी करेगा और दूसरा एंड, दूसरा सरफेस उसका पॉजिटिव साइन कैरी करेगा, दूसरा सरफेस उसका पॉजिटिव साइन कैरी करेगा। तो बेटा यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगी, यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को एक दूसरे से स्ट्रेच करना स्टार्ट कर देगी। तो यहां पर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच में सेपरेशन बनाना स्टार्ट कर देगी। तो यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को सेपरेट करना, इनको एक दूसरे से स्ट्रेच करना। इसका मीनिंग यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो काम करेगी वो किसके अगेंस्ट करेगी, अगेंस्ट कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगेंस्ट कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आपको मालूम है कि अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, तो यहां पर जो अट्रैक्शन प्लस माइनस के बीच में होगा उस अट्रैक्शन को कम करके इन दोनों चार्जेस के बीच में सेपरेशन कौन बनाएगा, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड विल डू द वर्क अगेंस्ट कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, अगेंस्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो बेटा अब क्या होगा, तो एक एंड आपका नेगेटिव साइन कैरी करेगा, दूसरा एंड आपका पॉजिटिव साइन कैरी करेगा। तो आप चेक करके बताओ यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या बनेगी, यहां पर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या बनेगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो यहां पर हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कैसी मिलेगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो अब हम क्लियरली ये कह सकते हैं कि जो यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां पर जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करेगी। तो बेटा यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट काम करेगी और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस को स्लाइटली सेपरेट कर देगी, जिससे क्या होगा, एक सरफेस आपका नेगेटिव हो जाएगा और एक सरफेस आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मीनिंग सैंपल के अंदर दो टाइप के सरफेस बनेंगे, एक सरफेस नेगेटिव साइन कैरी करेगा और एक सरफेस पॉजिटिव साइन कैरी करेगा। तो यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगी, यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगी वो नॉट इक्वल टू जीरो आएगी, नॉट इक्वल टू जीरो आएगी। बट अगर हम यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, अगर हम यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, बियॉन्ड द लिमिट लेके जाएंगे, इसका मीनिंग अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को सेफ्टी लिमिट से ऊपर लेके जाएंगे तो यहां भी कुछ मॉलिक्यूल्स इलेक्ट्रॉन्स को परमानेंटली रिलीज कर देंगे और सैंपल के अंदर कंडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, दैट प्रोसेस इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। तो ये बेटा आपको मालूम होना चाहिए डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कैसे होता है। नंबर 2, अगर आप नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को इन अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करोगे तो आपको नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। बट अगर आप इसको रखते हो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर तो यहां पर आपको नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसा मिलेगा, नॉट इक्वल टू जीरो। बट अगर हम यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव कर देते हैं तो अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी रिमूव हो जाती है तो उसके बाद ये आपके मॉलिक्यूल्स रिलैक्सिंग स्टेज में आ जाएंगे और ये मॉलिक्यूल्स आपके दोबारा से रैंडम डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट रैंडम डायरेक्शन में आ जाएंगे। सॉरी, मैंने बेटा आपको एक वर्ड गलती से बोल दिया, दैट इज डाइपोल मोमेंट, वो वर्ड यहां नहीं आएगा। तो अगर आप यहां पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को रिमूव करोगे तो ये जो मॉलिक्यूल हैं ये दोबारा से रिलैक्सिंग स्टेज में आ जाएंगे। तो ये दोबारा से रिलैक्सिंग स्टेज में आएंगे तो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन दोबारा से आपके कोइंसाइड कर जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन का सेंटर ऑफ मास दोबारा से कोइंसाइड कर जाएगा और यहां पर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आप
किसी भी नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक सैंपल के अक्रॉस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को रिमूव करते हो तो उसके बाद ये मॉलिक्यूल्स दोबारा से आपके रिलैक्सिंग स्टेज में आ जाएंगे। तो अगर ये रिलैक्सिंग स्टेज में आएंगे तो उस केस में ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का सेंटर ऑफ मास दोबारा से कोइंसाइड कर जाएगा और फिर दोबारा से आपको नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो पोलर में हमें एक फैसिलिटी ये मिली थी कि अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी